करेंगे इसके बाद 2D। ठीक है भाई, चलो तो ऊपर हेडिंग लिख दें 2D या मोशन इन प्लेन, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मोशन इन प्लेन या फिर 2D मोशन। नेक्स्ट पेज से लिखें, और वैसे आपको कॉपी में कम से कम एक पेज छोड़ देना चाहिए कुछ खुद से नोट्स बनाने के लिए, कम से कम एक पेज, खुद से कभी कोई पॉइंट मिले तो उसको नोट कर सके। ठीक है, आप लिखें नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D। ठीक है, तो मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन बंडी के कंपेयर में बिल्कुल ही आसान है, और इसमें से आने वाले क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत ज्यादा है, 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान है एकदम। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं। तो प्रॉब्लम कहां से आई 2D में? 2D में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो XY प्लेन में चलती है, मतलब एक प्लेन होता है इस तरीके से, जैसे ये, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करती है इस प्लेन में। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ये ऑब्जेक्ट चल, A से B जा रही है, B से C D ये जा रही। इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि ये जो इसका पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैसा पाथ है? कर्व पाथ है। तो इसकी स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, स्टडी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने जो तरीका निकाला वो ये निकाला कि अपन को इसके लिए 2 आदमी की जरूरत है। एक आदमी ऐसा चाहिए जो सिर्फ इसके एक्स डायरेक्शन को देखे, और एक आदमी चाहिए जो इसकी वाई डायरेक्शन को देखे, इस एक्चुअल को मत देखे। तो अगर आप यहां बैठ के एक्स को देख रहे हैं और एक आदमी यहां बैठ के वाई को देख रहा है, तो उसने देखा कि इसकी एक्स डिस्टेंस पहले कितनी थी? 2 मीटर। थोड़ी देर बाद इसकी एक्स डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 मीटर। इसको कोई मतलब नहीं कितने ऊपर चला गया, ये सिर्फ आपको बताएगा कि पहले यह कितनी दूर था एक्स में 2, अब कितनी दूर है 4। ये आदमी देख रहा है कि पहले इसकी हाइट यहां से 3 मीटर थी, अब हाइट इसकी यहां से 6 मीटर हो गई। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा हाइट के बारे में? ये क्या इंफॉर्मेशन देगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फिजिक्स वालों ने चालाकी के साथ काम यह किया कि एक्स की स्टडी बिल्कुल अलग कर दी और वाई की स्टडी बिल्कुल अलग कर दी, और एक्स और वाई का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर से सुने, कई लोगों को लग रहा है कि यह भरोसेमंद बात नहीं है, इसलिए फिर से सुने। नो एनी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच कोई रिलेशन नहीं है। आप बना सकते रिलेशन, बट है नहीं। मतलब एक्स में जो कुछ हो रहा है उससे किसको कोई मतलब नहीं है? वाई को। वाई में जो कुछ हो रहा है उससे किसको मतलब नहीं है? एक्स को। एक्स और वाई कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। क्यों है इंडिपेंडेंट? इसको देखें। जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं ये, तो एक्स के साथ आपका एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो इसका कंपोनेंट कितना होगा? मान लो आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ? वाई डायरेक्शन में। तो उसका एक्स में कंपोनेंट कितना आएगा? आएगा 10 cos 90, मतलब 0। इसी तरीके से अगर आप एक्स में जा रहे हैं तो उसका कोई कंपोनेंट किसको नहीं मिलेगा? वाई को। तो इसीलिए अपन ने डिसाइड किया कि जब भी अपन स्टडी करेंगे तो किसी भी वेलोसिटी को पहले उसके कंपोनेंट में बांट देंगे। कौन से कंपोनेंट ले लेंगे? एक्स और वाई। फिर एक्स में स्टडी बिल्कुल अलग करेंगे, वाई में स्टडी बिल्कुल अलग करेंगे बंडी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2D एक्चुअल में क्या है? 2 बंडी हैं। ठीक है, बंडी अलोंग द एक्स, बंडी अलोंग द वाई। ठीक है, ये समझ आ गया? चलो तो इसको लिख लेते हैं सिस्टमेटिक। तो लिखें 2D मोशन रिजल्टेंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर बंडी। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर शब्द पे जोर देना है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। नहीं तो आपने लिख दिया कि 2D इज द 2 बंडी, तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? 2 परपेंडिकुलर बंडी, ये ध्यान से लिखना है। इसमें नॉर्मली अपन एक्स को हॉरिजॉन्टल लेंगे, वाई को वर्टिकल लेंगे। एक्स और वाई टोटली इंडिपेंडेंट विद ईच अदर होंगे, इनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। यह बहुत जरूरी पॉइंट है जो आपको दिमाग में सेट कर रहा है। कौन सी चीज है जो इनको आपस में जोड़ सकती है? सिर्फ टाइम, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली टाइम रिमेन सेम इन बोथ एक्स एंड वाई।
ठीक है भाई, इसको अच्छे से लिख लें आप कॉपी में, ठीक है भाई। और एक एक लाइन छोड़ के ही लिखें, मतलब जैसे इतनी लाइन लिखने के बाद फिर इसको नेक्स्ट लाइन में, ऐसा नहीं कि सब जोड़ के लिख लें, कुछ लोग बहुत बचत करते हैं कॉपी की, ठीक है। तो मतलब वैसे नहीं लिखना, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना है। और ये टोटली इंडिपेंडेंट है, 100% इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई, ठीक है। चले आगे, लिख लिया। चले आगे, चलो अब देखें इसमें। अब सबसे पहली चीज अपन देखें, अगर ये x है, ये y है, ये कोई पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है OP वेक्टर r, ठीक है। अब इसका अगर आपने x कंपोनेंट निकाला, मान लो x आ रहा है, y कंपोनेंट निकाला तो y आ रहा है। अब इसको वेक्टर में एक साथ लिखना है। एक्चुअल में तो ये x डायरेक्शन में x जा रहा है, y डायरेक्शन में y जा रहा है, और रियल में कितना जा रहा है, r। अब आपको इसको r को लिखना है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x i कैप y j कैप, ठीक है। अब अगर आप वेक्टर में नहीं लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, विदाउट वेक्टर, तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ऊपर हेडिंग लिख दें, पोजीशन वेक्टर इन 2D, पोजीशन वेक्टर इन 2D। तो ये जो r है इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, x को कहते हैं आपका x कंपोनेंट, y को कहते हैं y कंपोनेंट। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो इनको ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर विदाउट वेक्टर लिखेंगे तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, क्योंकि ये x है, ये y है, और ये r है, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल आपको निकालने कहा जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। यहां पे सबसे जरूरी चीज याद रखें, एक्स वाई परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए सब सिस्टम आसान है। अगर एक्स वाई परपेंडिकुलर ना हो तो पूरा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। एक्स वाई परपेंडिकुलर, इसलिए आप तुरंत आंसर दे पाते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसका रीजन है एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अगर अपन को आर और थीटा दिया हो और एक्स और वाई फाइंड करना हो, ठीक है, ये और अपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज। अगर आपको यहां पे आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये एंगल थीटा गिवन है, एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वैसे तो अपन को याद होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू होता आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो वेक्टर आर को आप लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई के प्लस आर साइन थीटा जी के, ठीक है, ये भी लिख लें। अच्छा, इसमें याद रखें जिसके साथ एंगल बनता है वहां कंपोनेंट कॉस थीटा वाला आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहां साइन थीटा। स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उन सब में एंगल किससे बनाया जाता है, एक्स एक्सिस से, लेकिन नीट के एग्जाम में हमेशा एंगल वाई एक्सिस से दिया होगा, तो आप वहां पे आपसे गलती हो सकती है, उसको थोड़ा अवेयर रहना है। हाँ भाई, तो फिर जैसे मान लो ये एंगल ये वाला दिया है एग्जाम में कि ये 30 डिग्री है और ये 10 मीटर है, पोजीशन वेक्टर को लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये एंगल यूज नहीं करना, आपको ये वाला यूज करना है। ये कितना होगा, 60 डिग्री, यानी आपके फार्मूले में थीटा 60 है, 30 नहीं है, जो फॉर्मूले आपने याद करके रखे। अगर समझ के रखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। समझने का मतलब है आपको याद होगा यहां कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस की साइन, कॉस आएगा, मतलब यहां आएगा 10 cos 30।
समझने का मतलब यह है जिसके साथ एंगल बने वहां कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल ना बने वहां साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये समझने का तरीका है, ये याद करने का है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है अपने पास, इसमें आर दिया हुआ है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। ठीक है, लिख लें इसको, फिर अपन सॉल्व करते हैं आराम आराम से। अब जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, अब ये सब भी लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ द वेक्टर पार्टिकल, ये सब कुछ नहीं लिखना, बस आर लिखना है डायरेक्ट। और दूसरी चीज क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, बस दो चीज लिखनी है, बाकी पढ़ लेना है आपको, बस लिखना पूरा नहीं है ठीक से। ये तो आप घर पे जब क्वेश्चन करेंगे तो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी तो बस रीड करना है, पूरा लिखना काम की चीज है, फालतू चीजें छोड़ देना है लिखने में। तो अब अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है 3t² i कैप 4t² j कैप प्लस 7k कैप। ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। अपन से क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन होने पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो अपन ने याद किया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। किसके इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ये लिख, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां तो आर एक ही है, तो आंसर आएगा कैसे, फिर दो चाहिए आपको। तो इन्होंने कहा है फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब 0 to 10, तो एक लेंगे 0 पे और एक लेंगे 10 पर। तो पहले अपन निकालते हैं 0 पर, इसको नाम दे देते हैं R0। कितना आएगा 0 रखने पे, 7k के, बिल्कुल सही, 7k के बाद ये आ गया अपना इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब कितने सेकंड पे निकालना, 10 सेकंड पे। अब दूसरी बार 10 लिखें, इसको लिख देते हैं R10, 10 रख दे इक्वेशन में सब जगह। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3, 300 आई के प्लस ये वाला ये भी टी स्क्वायर है 400 जे के प्लस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम है ही नहीं तो कुछ रखनी नहीं है। अब आपके पास दो वेक्टर हो गए, एक को दूसरे में से माइनस कर दें। माइनस करते समय ध्यान रखें आई का माइनस आई से करना है, जे का जे से और के का के से, तो माइनस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। माइनस किसको किस में से करना, फाइनल में से इनिशियल को, मतलब R10 माइनस R0। तो R10 कितना है 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप प्लस 7k कैप माइनस 7k कैप। तो ये 7k कैप कैंसिल, आपके पास फाइनल आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब जो ऑप्शन आप देख रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड दिया है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा √300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, 500। ठीक है भाई, तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कहीं से कहीं तक कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया।
एक और लिखें इसी टाइप का। चलो चलो तो लिखें, इसमें इसमें दिया हुआ है आपको, इनिशियल पोजीशन है 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइनल पोजीशन है 10i कैप प्लस 20j कैप। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तेजी से लिख लें और सॉल्व कर लें। इनिशियल पोजीशन है 3i कैप 4j कैप, फाइनल पोजीशन है 10i कैप 20j कैप। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगा R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 10 माइनस 3 यानी 7i कैप, 20 माइनस 4 यानी 16j कैप। तो ये आपके पास कौन सी चीज आ गई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ठीक। अब बच्चे से ये बनने लगा निकालते, तो नीट वालों ने क्वेश्चन पूछना बदल दिया। वो देखें नेक्स्ट। ठीक है, पहला था इसमें कि टाइम है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और इस पर आपकी पोजीशन थी, ठीक है भाई, 4i कैप 5j कैप प्लस 9k कैप, और टाइम है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इस पर आपकी पोजीशन है 6i कैप 9j कैप प्लस 9k कैप। अब इन्होंने नया क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। अब अपन को इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाइनल पोजीशन गिवन है, टाइम भी गिवन है। ये वाला 2 सेकंड पर पोजीशन है, ये 4 सेकंड पर पोजीशन है। ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करना है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2i कैप, 9 माइनस 5 4j कैप, और 9 माइनस 9 0। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम इंटरवल चाहिए, टाइम नहीं चाहिए हमें। तो पहला टाइम था 2, दूसरा 4, तो इंटरवल कितना हुआ दोनों के बीच का? 2 सेकेंड, T2 माइनस T1। तो ये टाइम इंटरवल ध्यान से लिख लें, इसमें मिस्टेक हो जाती कई बार। T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो अब एवरेज अपने पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप पहले 2 से डिवाइड कर दें, फिर मैग्नीट्यूड निकालें, जिससे मिस्टेक नहीं हो। अंडर रूट, अच्छा ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 5, है ना? सही है। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पूछा था क्वेश्चन उसको लिखते हैं इसके बाद, पहले इसको लिख लें। तो जैसे ही बच्चे से डिस्प्लेसमेंट निकालते बनने लगा, नीट वालों ने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। क्या पूछने लगे? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, 2 टाइम और ये। ठीक है, अब तीसरा देखें। तीसरा एक और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन इसमें आया है, पोजीशन वेक्टर और टाइम में। नोट कर लिया इसको? चलो तीसरा देखिए, इसमें दिया था कि पॉइंट ए पर टाइम है 10 सेकेंड, और आपकी पोजीशन है वेक्टर R1 इज इक्वल टू 4i कैप 3j कैप। पॉइंट बी पर
आपका टाइम है 20 सेकेंड और आपकी पोजीशन है 10 i कैप 10 j कैप। पॉइंट सी पर टाइम है 30 सेकेंड और आपकी पोजीशन है, ठीक है भाई, 20 i कैप प्लस 20 j कैप। ठीक है, अब 3 पोजीशन है, 3 टाइम है। अब इन्होंने पूछा था फाइंड आउट, ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी इन 10 to 30 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इन 10 to 30 सेकेंड। ठीक है, चलो अब तेजी से सॉल्व करें। आप ऐसा क्वेश्चन नीट में 2 बार रिपीट हुआ है, तेजी से आंसर निकालें, गलत सही जो भी आए जल्दी कर दें। एवरेज वेलोसिटी इन 10 to 30 सेकेंड। तो जिन लोगों से नहीं बन रहा उनको हिंट बता देते हैं। हिंट ये है कि जो ये बीच की पोजीशन है इसका कोई यूज नहीं है, ये बिल्कुल फालतू इंफॉर्मेशन है, इसका कोई यूज नहीं है, नो एनी यूज। क्योंकि आपको कौन सी चीज चाहिए, इनिशियल और फाइनल। आपको बीच से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ये आएगा अपना R3 माइनस R1। R2 से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, थोड़ा भी मतलब नहीं है, आपको मतलब है इनिशियल और फाइनल। कैसे पता लगा इनिशियल फाइनल, क्योंकि इन्होंने लिखा है 10 to 30 सेकेंड। अगर इसी में लिखा होता 10 to 20 तो फिर अपन को R3 से कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। चलो भाई, तो R3 में से R1 को माइनस कर रहा है, तो 20 माइनस 4 यानी 16, 20 माइनस 3 यानी 17। ये अपने पास कौन सी चीज आ गई, डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे डिवाइड करना, टाइम। टाइम है 10 to 30 यानी 20 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी 16 i कैप प्लस 17 j कैप अपॉन 20। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बच्चे को इसमें ये दिमाग लगाना था कि इस R2 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि एवरेज निकालने में हमें चाहिए इनिशियल और फाइनल, बीच की पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चले आगे, लिख लिया। अब आप कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे आपको दिया जाए कि इफ x इज इक्वल टू 3t² एंड y इज इक्वल टू 4t²। ठीक है, एग्जाम में आपको x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, वो भी टाइम में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप पहले से ही आई जे के लिख लें, एक तरीका यह है कि विदाउट आई जे के करें। ठीक है, तो अपन दोनों तरीके से करते हैं। विदाउट आई जे के का मतलब है कि आप 2 कॉलम बना लें, यहां पे लिख दें x, यहां पे लिख दें y। x की स्टडी x में करें, y की स्टडी y में। तो x इज इक्वल टू कितना दिया है, 3t²। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन सी चीज आएगी, वेलोसिटी नहीं आएगी, x वेलोसिटी आएगी। कौन सी वेलोसिटी आएगी, x। तो इसीलिए हम इसको लिखना है vx, कितनी होगी 60। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई आपके पास, i वेलोसिटी आ गई है ना, या x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यहां पे y इज इक्वल टू 4t², तो इससे y वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 80। अब इन्होंने ना तो x वेलोसिटी पूछी ना y, इन्होंने वेलोसिटी पूछी है, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इनका कैसे निकलेगा, ये दोनों हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी फाइनल जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √vx² प्लस vy²। तो √6t²
प्लस 8t²। तो कितना आ रहा फाइनली 10t, ये वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको दूसरी मेथड से भी करते हैं, इसको नोट कर लें। अच्छा, ये जो फाइनली आया ये मैग्नीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट वेलोसिटी का। अगर आई जे के में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, एक्स के साथ आई कैप लगा देना है, वाई के साथ जे कैप लगा देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, और तीनों में वेक्टर लगा देना। मतलब आपको ऐसे लिख देना चाहिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 60 आई कैप प्लस 8t जे कैप। ये इसको कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर, और इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, जैसे ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है, इसमें पूछा वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। इसका मतलब किसको समझ में आ रहा है, नहीं तो निकालना क्या है, कौन सी वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, इनिशियल। बिल्कुल सही है, बस सॉल्व कर लें, लिख लें। इसका मतलब आप भविष्य में याद रखें, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, इसका मतलब है मींस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आगे से आप याद रखें कि जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसको कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब आप इसको खुद से सॉल्व करें, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अपने आप करें। ठीक है, लिखने के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखें x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 4t माइनस 4t², और लिखें फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड, ये वाली प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। ये लाइन लिखना जरूरी है कॉपी में। अच्छा, बच्चा क्या करेगा, पहली लाइन लिखेगा, दूसरी लिखेगा, आखिरी लाइन पे जोर नहीं देगा, इसको लिखना है ध्यान से, जो मिस्टेक होनी है। वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। अभी तक आंसर नहीं आया भाई, बहुत टाइम हो गया। x इज इक्वल टू 60, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो x वेलोसिटी आएगी 6। ये तो टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो इनिशियल भी यही होगी, फाइनल भी यही होगी, एनी टाइम, इसमें तो कुछ नहीं करना। ठीक है, यानी इसकी इनिशियल x भी 6 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे y इज इक्वल टू 4t माइनस 4t², तो y वेलोसिटी आ जाएगी अपनी 4 माइनस 8t। सही हो रहा, डिफरेंशिएशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अब निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें t कितना पुट करेंगे, 0। तो t 0 पुट करने के बाद अपने पास आएगा uy इज इक्वल टू 4। अब अपन को पता चल गया कि अपनी x में तो इनिशियल 6 है, लेकिन y में इनिशियल कितनी है, 4। तो नेट अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, उसको लिखना पड़ेगा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड। कठिन शब्द ये हैं जिसे समझ में नहीं आया बच्चे को। अब इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लें, अंडर रूट 36 प्लस 16 कितना हो रहा है, 52, अंडर रूट 52 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको देख के लगता है कि कोई अच्छा क्वेश्चन है, कोई बुद्धिमानी का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल आसान। मतलब 2D में कोई भी अच्छा क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल आसान आते हैं। 1D में जितना स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का, 2D में एकदम गिर जाता है।
2D में बिल्कुल सीधे साधे आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि डिफरेंशिएशन किया आंसर आ गया। मतलब आपने बंडी इसलिए पढ़ाई गई थी कि 2D बने। बच्चा सोचता बंडी इसलिए पढ़ा बंडी का क्वेश्चन बने, बंडी का तो एक ही क्वेश्चन आता है। तो बंडी इसलिए पढ़ाई जाती है 2D में कोई प्रॉब्लम ना जाए, आपको आइडिया हो कि डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी आती है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन दिस टू दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना आप। भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? पहले तो थ्योरी की बात कर ले, निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालनी पड़ेगी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा यू एक्स और एक कंपोनेंट आएगा यू वाई, और ये एक्चुअल वेलोसिटी यू है। आपको ये एंगल थीटा बताना है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डायग्राम बना लें ये। भाई यानी इसका मतलब यह हुआ कि पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी, तभी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालना स्टार्ट करते हैं अपन। x इज इक्वल टू 36t। ठीक है, तो यहां से vx आएगा 36। सही आ रहा है? ये इनिशियल भी होगा क्योंकि इसमें तो टाइम है ही नहीं। 36। अब देखें अपन वर्टिकल y में, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो y इज इक्वल टू, यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 48। 48t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने से अपने पास आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू 48 माइनस 9.8 टी। अब इसमें टी जीरो पुट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, तो ये कितनी आ रही है? 48। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई, नई समस्या आ गई कि सारे आंसर जो है वो साइन थीटा में है। सारे आंसर किस में है? साइन थीटा में। लेकिन अपन से निकालते जो आंसर बनता है वो किस में बनता है? टेन थीटा में। तो पहले अपन आंसर टेन थीटा में निकाल लें अपना क्या आ रहा है। एक्स कंपोनेंट कितना है? 36। वाई कंपोनेंट कितना है? 48। तो ये एंगल कितना होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई। हाँ, दोनों कंपोनेंट चाहिए पड़ेंगे या फिर ये चाहिए पड़ेगा यू। एंगल निकालने के लिए दो लाइन की डिस्टेंस चाहिए पड़ती है, एक से एंगल कभी भी नहीं आता, तो फिर और टाइम लग जाएगा। इसमें जल्दी हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 अपॉन 36। इसको किससे कैंसिल कर दें? 12 से, तो 4/3। तो टेन थीटा आ रहा है 4/3। कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका साइन थीटा कितना होगा और कॉस थीटा कितना होगा? तो बस क्या दिक्कत है, फिर तो आंसर आ गया भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इनको साइन थीटा को देख के, आपको टेन थीटा निकालना है। जब टेन थीटा आप निकाल लेंगे आपको अपने आप दिख जाएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो सकता है। कैसे दिख जाता है वो हम बता देते हैं। टेन थीटा आ रहा 4/3, इसका मतलब है कि कोई ट्रेंगल है, इसमें ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो ये 5 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। 4 3 5। अब आप इसमें कोई भी एंगल बता सकते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, कुछ भी। आपको साइन की जरूरत है तो साइन कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। कॉस की जरूरत है तो कॉस कितना होगा? 3/5। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है?
फर्स्ट। ठीक है, चलो, तो ये आप समझ सकते हैं कि 2D का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आसान नहीं है ये, अच्छे से नोट कर लें कॉपी में, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो बच्चे के दिमाग में ये आ नहीं पाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा कैसे। तो वो आप याद रखें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा यू की मदद से। किसकी मदद से? यू माने इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पहले पता करनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी का एंगल ही कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये पॉइंट भी लिखते चलें, न्यूमेरिकल से ज्यादा आप थ्योरी लिखें। आपसे कई बार कहा नहीं जाता कि लिखें, लेकिन लिख लेना चाहिए कि जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद, कहां? विद एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब लिखें, इसके बाद ऊपर हेडिंग लिख दें इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2D। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2D। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है 2D में, तो एक चीज याद रखनी है, वो है कि आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। बस, और कोई परेशानी नहीं है। फिर आपका पहला इक्वेशन बनेगा वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। दूसरा इक्वेशन बनेगा वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर u इंटू टी प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वेयर। ध्यान रखें, टाइम वेक्टर नहीं है, टाइम पे वेक्टर नहीं लगाना है। तीसरा इक्वेशन 2 वेक्टर a, यहां पे एक्चुअल में डॉट होता है वेक्टर s, ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, ये ध्यान रखें। इस तरफ अपन लिख सकते हैं वैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और अगर ठीक से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2a डॉट s इज इक्वल टू, यहां पे लिखा रहता है वेक्टर v डॉट v माइनस वेक्टर u डॉट u। तो इनसे कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब है u स्क्वायर और इसका मतलब है v स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पे डॉट प्रोडक्ट करना है किसका? ए का टी, और कहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अब इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बिल्कुल आसान। उसमें u गिवन होता है, a गिवन होता है, t गिवन होता है, v पूछा जाता है। तो लिखें एक एग्जाम्पल इसका, इक्वेशन लिख लिए तीनों। तो ये तो पहले से पढ़े पढ़ा इक्वेशन है, कोई नई चीज तो उसमें है नहीं कहीं से, बस वेक्टर भर लगा दिया है। बस गलती ये नहीं करनी कि टाइम पे वेक्टर नहीं लगाना है। चलो भाई, तो लिखें, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप 4j कैप, एक्सेलरेशन है 5i कैप। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन एक देने से बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है कि सिर्फ आई में एक्सेलरेशन है, जे तो है ही नहीं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज इन बातों से नहीं होना, आपको निकालना है फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? एक्सेलरेशन कितना है? 5i कैप, ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं कोई t नहीं है। अगर इसमें t होता तो ये कांस्टेंट नहीं, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो u की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, a की वैल्यू है 5i कैप इंटू टी कितना है? 2। 2 का इंटू इसमें होना है, कितना हो जाएगा? 10i कैप, 3i कैप 4j कैप प्लस 10i कैप। अब i को i के साथ आप ऐड कर सकते हैं, i को किसके साथ ऐड कर सकते हैं? i के साथ, तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 13i कैप प्लस 4j, 13i कैप प्लस 4j। ये आपके पास आंसर आ गया किस चीज का, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अपन, कोई परेशानी नहीं मैग्नीट्यूड निकालने में। चलो, तो इसका मतलब है कि 2D में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान रखना आई का प्लस आई में करना है, जे का जे में करना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना गलती से कि सबको ऐड कर दिया, कुछ बच्चे ऐसे, या फिर इसको इसमें 2 बार ऐड कर लेते हैं, 10 को वो जे में भी ऐड कर देते हैं, आई में, ऐसे कुछ भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व करना। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको आप बिना लिखे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो मजा भी आएगा थोड़ा। लिखे मत, ऐसी हवा में करें। इनिशियल वेलोसिटी 3i4j, एक्सेलेरेशन पॉइंट आई कैप प्लस 0.3j कैप, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। हाँ, तो भाई कितने सारे लोगों ने बिना लिखे सॉल्व कर लिया, आप समझ सकते हो, तो अब लिख लें। नहीं लिखना चाहें छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, ये बिल्कुल आसान है, ये वेलोसिटी है u, ये है a, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आपको सबसे पहले चाहिए ए टी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 7, यानी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 7i कैप प्लस 7j कैप। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो 7√2 इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो तो नोट कर लें, लेकिन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए उसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। तो आप समझ सकते हैं कि 2D में कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एकदम आसान। ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, है नहीं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में लग रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड एक्स वाई प्लेन, its coordinate later time this, the path of the particle makes with the x axis at the angle। ठीक है, हाँ भाई, लिख लें पहले फिर सॉल्व करें। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो है थोड़ी सी अलग है, इसलिए लिखना जरूरी है। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहां है, इनिशियल पोजीशन 0 0, और फाइनल √3 आपसे पूछा यह गया है कि पार्टिकल एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं पूछी इसमें। ट्राई करें, कितने लोग कर पाते हैं भाई सॉल्व करने की कोशिश। क्या 1/√3। चलो भाई, तो सॉल्व करने पर सबसे पहले आप हैं यहां पे, मतलब आपका जो इनिशियल वेक्टर है वो है 0i कैप 0j कैप। इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख रहे हैं। फाइनल जो वेक्टर होगा आपका वो है √3, यानी इसको क्या लिखेंगे, √3i कैप और 3j कैप। ये कितने लोगों को समझ में आ गया लिखने का तरीका। जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i कैप लगा देना है, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट देखें कितना होगा, यही होगा क्योंकि तो 0 0 है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा R2 माइनस R1, ये आ जाएगा √3i कैप प्लस 3j कैप।
अब आपको याद होना चाहिए ये एंगल कैसे निकाला जाता है, एक्स अपॉन वाई के वाई अपॉन एक्स। तो जितने बच्चों को याद है कि वाई अपॉन एक्स होता है वो तुरंत ही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/√3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, √3। अब आपको याद होगा tan थीटा √3 कब होता है, 60, तो आंसर 60। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने में लग सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। आपको एंगल कन्वर्ट करते आना चाहिए। एंगल हमेशा होता है y अपॉन एक्स, और एंगल किससे बनाते हैं अपन, एक्स एक्सिस से। इसी क्वेश्चन को अच्छा बनाना होता तो ये लिख दिया जाता, पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद y एक्सिस, x की जगह कितना कर देते, y एक्सिस, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता। अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है, सारे बच्चे कर सकते हैं।